आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे। यानी कि जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम होना है मुख्य सेविका का, उसमें एक हमारा टॉपिक दिया हुआ है सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आजो क्लासेस। तो लेट्स स्टार्ट। सामाजिक समस्या। अब जानेंगे सामाजिक समस्या क्या होती है, उसकी थोड़ी ऊपर ये जो मेरे नोट्स हैं, ये मेरे हाथ के खुद के बने नोट्स हैं। मैं इससे थ्योरी क्लास का रिवीजन करवा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी अपना पूरा मुख्य सेविका का सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको 60+ लेक्चर मिल जाएंगे, आप उसको अटेंड कर लीजिएगा। तो यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका जो हमारा सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट है। अब जो हम ये क्लासेस ले रहे हैं ये आपकी थ्योरी क्लास का रिवीजन चल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी 6 क्लासेस हो रही है, मेरी 7वीं क्लास होने वाली है रिवीजन के तौर पर। तो आपने नहीं देखा है तो वो देख लेंगे तो आपके सारे एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में आने वाले होंगे सब हो जाएंगे। हम देखेंगे, आते हैं अपने टॉपिक पर। सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं वह समाज की समस्याएं होती हैं जिससे व्यक्ति अपने व्यवहार का समाज रूपी अनुसरण नहीं करता एवं समाज विरोधी कार्य करता है। मतलब क्या है, समाज में रहते हुए व्यवहारों का जो समाज का अनुसरण नहीं करता है और उसके जो विरोध में होते हैं वो कार्य करता है। जैसे जब व्यक्ति समाज द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का उल्लंघन करता है और समाज के विरुद्ध कार्य करता है तो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यानी कोई अगर समाज में कोई आदमी रह रहा है, कोई पुरुष रह रहा है, तो जो समाज में रहने वाले जो समाज में नियम कानून है अगर उनका पालन नहीं करेगा, उनका विरुद्ध जाएगा तो समस्याएं जाहिर सी बात है उस समाज में समस्याएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक बलात्कारी है, ठीक है, तो वो क्या है अपने समाज में रह रहा है और जो भी समाज के नियम होते हैं उनका पालन नहीं करता है और ऐसे कदम उठाता है तो क्या होगा, वो हमारा सामाजिक समस्या उत्पन्न करेगा। चोर, अब देखो चोर की एक एग्जांपल ले लिए, चोर जो होता है चोरी करेगा तो उससे क्या होगा, समाज में रहने वाले लोग परेशान होंगे, सामाजिक समस्या आएगी। चोर, डकैती, यौन उत्पीड़न, बेरोजगारी, ये तमाम जो हमारी तमाम प्रकार की सामाजिक समस्या के अंतर्गत आती हैं। जैसे चोरी करना हो गया, यौन शोषण हो गया, ये सब हमारी सामाजिक समस्या होती हैं। समाज में आप घर के पास रहते हैं, आपके पास अगल बगल जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो हमारी सामाजिक समस्याएं होती हैं, आप समझ लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे परिभाषाएं। सामाजिक समस्या की जो परिभाषा है वो निम्न राइटर ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। फूलर एवं मेयर्स के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, यह वह स्थिति है जिसे व्यक्तियों की बड़ी संख्या आकांक्षित सामाजिक मानदंडों से विचलन मानती है। यानी कि फूलर एवं मेयर साहब ने अपने डिफिनेशन में यह बताया है कि वह स्थिति है जिसे व्यक्तियों की बड़ी संख्या आकांक्षित सामाजिक मानदंडों से विचलन मानती है। ये हमारे फूलर एवं मेयर साहब ने ये डिफिनेशन दी थी सामाजिक समस्या की। दूसरे क्या है, सेलजनिक के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, सामाजिक समस्या मानव संबंधों की वह समस्या है जो समाज को संकट में डालती है। यानी कि समाज को क्या करती है, संकट में डालती है। इससे मान लो चोर चोरी किया तो क्या हुआ, जो समाज में रहने वाले लोग उससे प्रभावित होंगे। सेकंड टर्म देख लीजिए, अगर किसी का यौन शोषण होता है तो भी समाज प्रभावित होता है, समाज में तमाम प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसी प्रकार यह कई लोगों को महत्वपूर्ण आकांक्षाओं को प्राप्त करने में रुकावट पैदा करती है। यानी कि जो लोगों की आकांक्षाएं होती हैं उन पर प्रहार करता है हमारी सामाजिक समस्या। नेक्स्ट हमारे राइटर हैं मर्टन एवं निस्बट के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, व्यवहार एक ऐसा रूप है जिसे समाज का एक बड़ा भाग व्यापक रूप से स्वीकृत एवं अनुमोदित मानदंडों का उल्लंघन मानता है। ये हमारे मर्टन एवं निस्बट के अनुसार इन्होंने अपनी डिफिनेशन बताई थी। नेक्स्ट हमारे राइटर कौन से हैं, नेक्स्ट हमारे हैं पॉल लैंडिस के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की वे कल्याण संबंधी आवश्यकताएं जो पूरी नहीं हो पाई हैं। ये हमारी क्या है, कल्याण संबंधी समस्याएं होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं। इन्होंने पॉल लैंडिस साहब ने अपने हिसाब से अपनी डिफिनेशन दी है। अब देखेंगे हार्टम एवं लेस्ली के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो अनेक व्यक्तियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है तथा जिससे हर समूह द्वारा सामूहिक क्रिया द्वारा निकाला जाता है। यानी कि समाज में कुछ समस्याएं होती हैं और उस समस्याओं का उन्मूलन उस समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाएगा। उन समस्याओं का निराकरण जो होगा उस समाज में रहने वाले लोगों से निकलेगा। इन्होंने अपनी इस डिफिनेशन में ऐसा कुछ लिखा है। अब देखेंगे सामाजिक समस्याओं की विशेषताएं क्या होती हैं। सामाजिक समस्याएं होंगी, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक समस्या की प्रकृति सामूहिक होती है। क्या होती है, इसकी जो प्रकृति होती है सामाजिक समस्या की वो हमारी प्राकृतिक होती है। दूसरी है हमारी सामाजिक समस्या वह स्थिति है जिसे दूर करने में भलाई है। यानी कि
सामाजिक समस्या वह स्थिति है जिसे दूर करने में भलाई है, यानी कि अगर चोर चोरी कर रहा है तो उसे पकड़वाने में आपकी भलाई है। तीसरा हमारा है सामाजिक समस्या की अवधारणा का संबंध समाज के मूल्यों से है, यानी कि सामाजिक समस्या की अवधारणा का संबंध समाज के मूल्यों से है। तो जो भी हमारे समाज में मूल्य होते हैं जिनका लोग पालन करते हैं वो वही मूल्यों की बात की जा रही है। चौथा हमारा है सभी सामाजिक समस्याएं अंतर संबंधित होती हैं। जो हमारी सामाजिक समस्याएं होती वो अंतर संबंधित होती हैं। सामाजिक समस्याएं दोषपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों की वजह से होती हैं। दोषपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों की वजह से होती हैं हमारी सामाजिक समस्याएं। नेक्स्ट है सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति का कोई समान आधार होता नहीं है। सामाजिक समस्याओं का दायित्व सामाजिक और है तथा उनके निवारण के लिए एक सामूहिक उपागम की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक तथा जैविकीय क्षेत्र की समस्याओं को सामाजिक समस्या नहीं हो सकती, यानी कि प्राकृतिक तथा जैविकीय जो क्षेत्र की समस्याएं होती हैं वो हमारी सामाजिक समस्या नहीं होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक तथा जैविकीय समस्याएं जो होती हैं वो सामाजिक समस्या नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या है सामाजिक समस्या के प्रकार। ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखो सामाजिक समस्या के क्या प्रकार हो सकते हैं, जैसे अपराध हो गया, क्या है सामाजिक समस्या है। तलाक, वेश्यावृत्ति, अवैध यौन संबंध, ये हमारी सामाजिक समस्या होती है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, संप्रदायवाद, बंधुआश्रमिक, मद्यपान, नशीले पदार्थों का सेवन, भिक्षावृत्ति, आत्महत्या, निर्धनता, बेरोजगारी, बाल श्रम, जनसंख्या वृद्धि, जातिवाद, प्रजातिवाद और क्षेत्रवाद, ये हमारे सामाजिक समस्या के प्रकार होते हैं। नीचे और भी कुछ प्रकार दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा दहेज प्रथा। ठीक है, दहेज प्रथा 19वां है जात संघर्ष, 20वां है भ्रष्टाचार, परंपरावादिता, आतंकवाद, अंधविश्वास, संप्रदायवाद, युवा तनाव और घरेलू हिंसा, ये हमारे सभी सामाजिक समस्या होती हैं। मैंने 26 बताया है, 26 प्रकार की समस्याएं बताई। अगर ऑप्शन में कहीं आपको वहाँ देखने की मिल जाए बताइए कि इसमें कौन सी सामाजिक समस्या है तो आप उसको टिक कर ले जाइएगा, अच्छे से कर ले जाइएगा। इससे बाहर आपको एग्ज़ाम देखने को नहीं मिलेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इतने प्रकार की सामाजिक समस्याएँ होती हैं। ठीक है, ये हमारी सामाजिक समस्याएं होती हैं इतने प्रकार की। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। ये हमारी सामाजिक समस्याएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या है बच्चों से संबंधित सामाजिक समस्याएं। इसमें क्या है, जैसे पहला बच्चों से संबंधित सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं, जैसे बाल श्रम हो गया, बाल विवाह हो गया, बाल अपराध, ये हमारी जो समस्याएं होती हैं ये हमारी बच्चों से रिलेट करती हैं, यानी कि बच्चों से संबंधित बीमारी होती है। जैसे बाल श्रम हो गया कि छोटे छोटे बच्चों से काम करवाना, बाल विवाह कम उम्र में शादी करना, बाल अपराध तमाम प्रकार के बाल अपराध करवाए जाते हैं छोटे छोटे बच्चों से। तो ये हमारे बच्चों से संबंधित सामाजिक समस्याएं होती हैं। अब देखेंगे बाल श्रम, वे बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए बहुत कम उम्र से में काम धंधा करने लगते हैं तथा इनकी उम्र 5 से 14 वर्ष की होती है। ऐसे बच्चे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होटल पे काम करते हैं, बर्तन धुलते हैं, ये आपने देखा होगा। तो ये प्रकार का बाल श्रम है, लेकिन सरकार इसके विरुद्ध है कि आप 5 से 14 साल के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते। लेकिन सब कागज़ों पे कार्यवाही है, आप ज़मीनी हकीकत तो दूसरी होती है और कागज़ पे जो हकीकत है वो दूसरी होती है। नेक्स्ट है बाल श्रम के कारण। देखेंगे बाल श्रम जो छोटे बच्चे काम करते हैं उसका कारण क्या है, गरीबी, यानी कि उनके पास इतना धन नहीं है कि वो काम ना करें, या तो उनके मम्मी पापा जो हैं उनके पेरेंट्स हैं वो बहुत गरीब होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, इसलिए वो अपने बच्चों से काम पर भेजते, काम पर लगवाते हैं। अशिक्षा, यानी कि उनमें शिक्षा की भी कमी होती है, उनका शोषण भी होता है, दमन भी होता है, माता पिता द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जाता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है, हमने देखा है कि माता पिता जो अपने बच्चों के प्रति व्यवहार सही नहीं रखते हैं, बोलेंगे जाओ वहाँ पे काम करो, काम करेंगे तब पैसा पाओगे, तब कुछ ऐसा होगा, ऐसा उनका अमानवीय व्यवहार होता है अपने बच्चों के प्रति। फिर चौथा माता पिता की कम आय होना, भूमिहीनता, माता पिता का नियमित धंधा ना होना, यानी कि जो माता पिता हैं वो भी कमाई नहीं कर पाते, तो सोचते कि अगर हमारा बच्चा भी 2 पैसे कमाएगा तो हमारा खर्चा चलेगा। तो इस प्रकार की जो एक कारण होते हैं बाल श्रम की हमारे सामने देखने को मिलते हैं। मैंने बताया ना, गरीबी, अशिक्षा, दमन या शोषण, ये हमारे बाल श्रम के कारण होते हैं। नेक्स्ट हमारा है बाल श्रम रोकने के उपाय एवं प्रयास। इसके बारे में देखेंगे क्या है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बाल श्रम रोकने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। संकटग्रस्त, बेसहारा, लावारिस बच्चों की सहायता हेतु एक चाइल्ड लाइन की स्थापना की गई थी। 0 से 18 वर्ष तक संकटग्रस्त बच्चों की तत्काल सहायता के लिए
देश के 73 शहरों में कार्यरत है और चाइल्ड हेल्प जो हमारा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है वो हमारा 1098 है। यानी कि अगर कोई बच्चा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर डायल करता है 1098 तो उसकी तुरंत कार्यवाही होगी, उसका तुरंत निराकरण होगा। नेक्स्ट हमारा है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन स्कीम। इसके तहत क्या था, मंत्रालय इसका कहा है, मतलब ये जो हमारी स्कीम आई थी वो हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत स्कीम थी। इसका उद्देश्य यह था, यह योजना उन बच्चों के लिए है जो घरों, ढाबों में, मोटर गैराजों में कार्यरत हैं। यानी कि ये जो हमारी स्कीम आई थी चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन स्कीम, यह जो लॉन्च किया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस योजना को लाया था। और इसका उद्देश्य था कि जो छोटे बच्चे होते हैं ढाबों पर, होटलों पर, गैराज पर, मोटर गैराज में काम करते हैं, उसको रोकने के लिए ये हमारी स्कीम लाई गई थी। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स एजेंसी 1990। इसमें क्या था, ये संस्था बेसहारा बच्चों को गोद लिए जाने की प्रक्रिया के नियम एवं सुचारू बनाने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि जो गोद लिए वाले बच्चे होते थे उनकी प्रक्रिया और उनके नियमन एवं सुचारू को बनाने के लिए जिम्मेदार थी ये हमारी स्कीम, ये संस्था थी, स्कीम नहीं थी। नेक्स्ट हमारा है बाल श्रम पर राष्ट्रीय स्रोत केंद्र। यह हमारा 1993 में बना था। बाल श्रम कार्यक्रमों को लागू करने में श्रम मंत्रालय को सहयोग पहुंचा रहा है। अनुसंधान में प्रशिक्षण देने के साथ बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए कारगर योजना, यानी कि ये बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए ये बहुत ही कारगर योजना साबित हुई थी। नेक्स्ट हमारा है सर्व शिक्षा अभियान। इसको आप स्टार कर लीजिए। सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002 तक ये हमारी लाई गई थी। इंडस बाल श्रम योजना 2004 में लाई गई थी। इसकी शुरुआत 10 फरवरी 2004 को बाल मजदूरी उन्मूलन हेतु भारत अमेरिका के सहयोग से अंतर्गत जारी संयुक्त परियोजना, यानी कि यह हमारी भारत और अमेरिका के सहयोग से अंतर्गत जारी एक संयुक्त परियोजना है। हमारी इंडस बाल श्रम परियोजना 2004 में ये लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2005। इस स्कीम के तहत क्या था, इस कार्य योजना के बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर बाल आयोग व बाल न्यायालयों के गठन का प्रावधान है। यानी कि राष्ट्रीय बाल कार्य योजना जो आई थी इसके तहत बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु राष्ट्र मतलब देश में और राज्य स्तरों पर बाल आयोग व बाल समस्या न्यायालयों का गठन किया गया था इस योजना के तहत, राष्ट्रीय बाल कार्य योजना के तहत। अब देखेंगे बाल श्रम पर आयोग। इस आयोग में क्या कहा गया था, राजकीय श्रम आयोग 1881 अध्यक्षता अंग्रेज सरकार द्वारा मजदूरों के लिए गठित प्रथम आयोग बनाया गया था। इसमें बाल श्रमिकों के व्यापक इस्तेमाल को एक बुराई के रूप में चिन्हित किया गया था। नेक्स्ट बात है धातु उद्योग से संबंधित आयोग 1906 में। इसमें क्या था, बच्चों एवं औरतों की दिन एवं रात कार्य पर लगने के लिए परीक्षण हेतु गठित किया गया था। इनकी बच्चों एवं औरतों की दिन एवं रात कार्य पर लगाने के लिए परीक्षण हेतु गठित किया था। यानी कि दिन और रात में जो बच्चे काम करते हैं उनके परीक्षण के लिए इस योजना को लाया गया था। नेक्स्ट हमारा है कारखाना आयोग। ये हमारा 1907 में आया था। उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों की दशा पर नियंत्रण, यानी कि जो बाल श्रमिक काम करते हैं उनकी दशा पर नियंत्रण करने के लिए हमारा कारखाना आयोग 1907 में आया था। नेक्स्ट हमारा है श्रम पर शाही आयोग। ये हमारा 1929 ईस्वी में आया था। इसमें क्या था, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर कानूनी रूप से प्रतिबंध हो और काम करने वाले सभी व्यक्तियों का नाम रजिस्टर में चढ़ाया जाए। यानी कि 10 वर्ष से अगर कम आयु के बच्चे होते हैं अगर काम कर रहे हैं तो वो प्रतिबंध हो और सभी व्यक्तियों के नाम रजिस्टर में चढ़ाए जाएं। नेक्स्ट हमारा था राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग। ये हमारा 1979 ईस्वी में आया था। बच्चों को कार्यस्थल पर अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की गई थी इस योजना में। यानी कि बच्चे अगर कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाए, ये इस स्कीम में सिफारिश की गई थी हमारी राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग 1979 में। नेक्स्ट हमारा आया था राष्ट्रीय बाल आयोग 2003। इसमें क्या था, इसका गठन जो हुआ था ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तर्ज पर किया गया था। इसमें क्या था, बच्चों के विकास संबंधी योजनाएं बनाता है। नेक्स्ट हमारा है बच्चों से संबंधित अनेक समस्याओं का निदान करना, बच्चों के सर्वांगीण विकास करने में ये इस योजना का महत्व योगदान था राष्ट्रीय बाल आयोग 2003 के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा है 7वें नंबर की जो हमारी स्कीम थी वो थी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। इसमें क्या था, यह आयोग बाल श्रमिकों के शोषण पर सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करता था और रिहा किए गए बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करता था। यानी कि यह आयोग जो बाल श्रमिक से शोषण पर सार्वजनिक कार्रवाई करता था। यानी कहने का मतलब है जो बच्चे बाल शोषण होते थे उन पर कार्रवाई करवाई जाती थी और अगर बच्चे को छुड़वा लिया जाता था, वहाँ से रिहा किया जा रहा था तो उनके उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। अब देखेंगे कुछ अधिनियम जो आए थे हमारे, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, कहीं आपको एग्जाम में सीधा ऐसा देखने को न मिल जाए कि एक एक्ट कब आया था।
जो हमारा पहला एक्ट है कारखाना अधिनियम, ये हमारा 1881 में आया था। दूसरा हमारा है खदान अधिनियम, ये 1901 में आया था। कारखाना अधिनियम 1923 में आया था। बाल बंधुआ श्रम अधिनियम हमारा 1933 में आया था। बाल नियोजन अधिनियम 1938 में आया था। कारखाना अधिनियम 1948 में आया था। खान अधिनियम 1952 में आया था। बाल अधिनियम 1960 में आया था। मोटर कर्मकार अधिनियम 1961 में आया था। और बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 में आया था। बाल श्रम निषेध एवं विनियम कानून हमारा 1986 में आया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। अभी अपनी भारत में अभी शिवरमन सिफारिश की कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर हमारी नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। ठीक है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। तो ये हमारे कुछ एक्ट थे। अब देखेंगे हम बाल अपराध। जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानूनी विरोध या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे बाल अपराध कहते हैं। यानी कि अगर छोटा बच्चा है, अगर वो उल्टा सीधा कोई हरकत करता है, उल्टा सीधा कोई काम करता है, तो वो हमारी समाज में विरोध का काम करता है, वो हमारा बाल अपराध की श्रेणी में आता है। बाल अपराध की जो एज होती है वो 8 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष से कम होती है। आप इसको लिख लीजिए कि जो बाल अपराध की एज होती है, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बाल अपराध करते हैं, तो उनकी आयु अगर 8 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बीच में है तो वो हमारा बाल अपराध की श्रेणी में आएगा, अगर इस बीच कोई अपराध करता है तो। अब देखेंगे बाल अपराध के कारण क्या होते हैं। इलियट एवं मेरिल के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, जैविक कारण, वंशानुगत कारण और मनोवैज्ञानिक कारण, ये 3 कारक इन्होंने बाल अपराध के 3 कारण बताए हैं। इलियट एवं मेरिल के अनुसार इन्होंने 3 कारण क्या बताए हैं, जैविक कारण, वंशानुगत कारण और मनोवैज्ञानिक कारण। इलियट और मेरिल के अनुसार इन्होंने बाल अपराध के 3 कारण बताए हैं। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक कारण और दूसरा हमारा आर्थिक कारण। सामाजिक में क्या है, पारिवारिक कारण, अपराधी भाई बहन, माता पिता द्वारा तिरस्कार, भीड़ भाड़ युक्त परिवार, समाज में दुत्कार, संगी साथी अच्छे न होना, उपहास, विद्यालय का उचित वातावरण न होना और शिक्षित माता पिता, ये हमारी सामाजिक कारण हैं। और इसमें देखेंगे आर्थिक कारण क्या है। पहला है गरीबी, शिक्षा का अभाव, इच्छाओं की आपूर्ति, मनोरंजन के साधन उपलब्ध न होना। और 5वां हमारा है, अब देखेंगे बालकों हेतु मौलिक अधिकार। इसमें कौन है, पहला हमारा आर्टिकल 15 का 3, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाए। राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष कानून बनाए, ये हमारा आर्टिकल 15 के भाग 3 में दिया हुआ है। तीसरा हमारा आर्टिकल ए, ये हमारा है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी गवर्नमेंट, ये आर्टिकल 21 में लिखा है। ठीक है, ये आर्टिकल 21 में लिखा है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे को मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य मुहैया करवाएगी। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 23 का ए, इसमें कहा गया है मानव व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बाल श्रम प्रतिषिद्धि किया जाता है। अगर कोई उल्लंघन करता है तो दंडनीय अपराध होगा। ये हमारा आर्टिकल 23 का फर्स्ट में लिखा हुआ है। 24 अब देखेंगे आर्टिकल 24 में क्या है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि बालक के नियोजन होता है वहाँ पर प्रतिशोध देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 का अंगा, इसमें क्या कहा गया है, राज्य इस प्रकार व्यवस्था करेगा कि कर्मकारों पुरुषों तथा महिलाओं तथा कम आयु के बच्चे के स्वास्थ्य तथा शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए। आर्टिकल 39 के अंगा में लिखा हुआ है। अब देखेंगे महिलाओं से जुड़ी समस्याएं क्या होती हैं। पहली है सामाजिक समस्या और दूसरी हमारी आर्थिक समस्या। पहले में बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह का अभाव, दहेज, तलाक की समस्या, वेश्यावृत्ति, पर्दा प्रथा और रूढ़िवादिता, ये हमारी सामाजिक समस्याएं होती हैं। नीचे है आर्थिक समस्याएं। आर्थिक में क्या है, गरीबी, प्राश्रित होता है, मतलब दूसरे प्राश्रित, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, समानता और सामंजस्य की समस्या, शैक्षणिक समस्याएं, ये हमारी आर्थिक समस्याएं होती हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए, सती प्रथा निषेध एक्ट 1829 में राजा राम मोहन की सहायता से लाया गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1856 में लाया गया। विशेष विवाह अधिनियम 1872 में लाया गया। महिला संरक्षण एक्ट 2005 में आया। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई। दहेज प्रथा प्रतिबंध अधिनियम हमारा 1961 में आया। महिला सशक्तिकरण 2001 में आया और महिला एवं सिद्धि योजना ये हमारी 2001 में आई। और नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज, ये हमारा 2019 में लागू हुआ। घरेलू हिंसा एक्ट 26 अक्टूबर 2006 को आया। समान पारितोषिक अधिनियम 1976 को आया। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना 2004 में आई।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन एक्ट कब पारित किया गया था? ये हमारा 16 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। तो ये हमारा बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित जो हमारा चैप्टर में सिलेबस दिया है उसके बारे में हमने पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम इसी का क्वेश्चन के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। अगर जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।